चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, अ कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस इंट्रोड्यूस बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ अ कंपाउंड कर्व इज कॉल्ड। तो ये तो सभी का आ गया आंसर। इसका क्या आंसर होगा भैया? बदलती हुई रेडियस के कर्व को क्या बोलते हैं? बदलती हुई रेडियस के कर्व को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व। अगला सवाल जल्दी से कीजिए, फटाफट आंसर आपको ही देना है इसका। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट। क्या सवाल है? सर्कुलर कर्व हैज अ, एक सर्कुलर कर्व है जिसकी रेडियस आपको कितनी दी हुई है? 200 मीटर एंड डिफ्लेक्शन एंगल 60 डिग्री। व्हाट इज इट्स लेंथ ऑफ कर्व? तो भैया सिंपल सी बात होती है, ये एक कर्व है, इस कर्व पर इनिशियल टेंजेंट ये थी और जो फाइनल टेंजेंट थी वो ये थी। तो ये वाला एंगल जो होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल। अब क्या होगा कि इसका सेंटर अगर यहाँ कहीं होगा तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से जाएगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। तो ये एंगल कितना बचा आपके पास? 180 माइनस डेल्टा। सो ये एंगल क्या होता है आपके पास? डेल्टा। तो एक्चुअल में ये जो सेंट्रल एंगल होता है आपके पास, ये जो सेंट्रल एंगल डेल्टा होता है, इसको डेल्टा बोल दो या फाई बोल दो, जो तुम्हारी मर्जी है, डिफ्लेक्शन एंगल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। अब आपको मालूम है सीधा सीधा भैया, चाप बराबर क्या होता है? कोण गुणा त्रिज्या। तो L बराबर हो जाएगा R इंटू फाई। लेकिन फाई यहाँ पर किस में होता है? रेडियन में होता है। फाई किस में होता है? रेडियन में होता है। बट आपको दिया किस में? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मतलब रेडियन में कितना रहेगा? पाई/3। पाई/3। तो रेडियस कितनी दी हुई है आपको? 200 और पाई/3 भैया कर देना इसको। तो 200 से थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा, लेकिन 200 से थोड़े ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं ये तो नहीं होगा। 209 और 219। अब देख लो आप इसको, तो आपके पास जो है वो फर्स्ट वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर आ रहा है। मेरा पेन कॉपी पे नहीं चलेगा, ये सिर्फ टच स्क्रीन पे चलेगा। ठीक है चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड ऑन अ सर्कुलर कर्व इज इक्वल टू। तो अगर यही आपके पास सर्कुलर कर्व है तो ये जो लेंथ होती है आपके पास क्या होती है? लॉन्ग कॉर्ड होती है। इधर से ये रही फर्स्ट टेंजेंट और ये रही आपके पास सेकंड टेंजेंट, और ये मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर क्या है? सेंटर है। दिस रेडियस इज आर। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एंगल कितना होता था हमारे पास? 5/2। तो जब इस आर का कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर कॉस 5/2 और ये क्या हो जाएगा आपके पास? आर साइन 5/2। तो उसका डबल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? लॉन्ग कॉर्ड मिल जाएगी 2r साइन 5/2। वैसे तो आप सबको रटाया है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, सबको याद होगा। वेरी गुड। अगला सवाल। हाँ भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब चलता रहेगा। इफ द लेंथ ऑफ चेन इज 20 मीटर, द डिग्री ऑफ कर्व इज गिवन बाय। ये तो सबको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख ही रहे हैं आप लोग। यूपीपीएससी में 13 और 2007 दोनों में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, है ना। क्या होता है डिग्री ऑफ कर्व? तो 20 मीटर या 30 मीटर की चेन जो होती है, सेंटर पर जितना एंगल बनाती है वही उस कर्व की डिग्री बोली जाती है। तो आंसर इज 11। 20 मीटर के लिए 1146 और 30 मीटर के लिए 1720। चलिए अगला सवाल। डिग्री ऑफ कर्व इज डिफाइंड एज। डिग्री ऑफ कर्व इज डिफाइंड एज, तो 30 मीटर या 20 मीटर होता है। 20 मीटर यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, केवल 30 मीटर वाला, तो आप ए पर टिक कर देंगे। एंगल एट द सेंटर बाई यूनिट 30 मीटर कॉर्ड। ठीक है, अगला सवाल। द रेडियस ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व इज 300 मीटर। तो आपको जो रेडियस दी हुई है वो 300 मीटर दी हुई है।
एंड लेंथ ऑफ इट्स स्पेसिफाइड कॉर्ड इज 30 मीटर, कॉर्ड की लेंथ 30 मीटर, द डिग्री ऑफ द कर्व इज, अरे यार ये तो आपने कर ही दिया, अभी खुद ही बताया। वैसे 1719 होता है बट मान लो 1720/8, तो 300 कर देना भैया, कितना आएगा, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, क्लोज फाइट है। तो कितना आ रहा है, ए आ रहा है 5.73, बिल्कुल सही बात है, 5.73 इज दी आंसर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अ ट्रांजिशन कर्व मे बी दी ऑफ द शेप ऑफ, ट्रांजिशन कर्व की शेप क्या होगी, क्या इसमें भी कंफ्यूजन है क्या भैया? ट्रांजिशन कर्व आपका स्पाइरल, क्यूबिक पैराबोला कुछ भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दी अबव, यूपीपीएससी का ही आंसर है डी, आंसर डी होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी कर्व जो है वो आपका ट्रांजिशन कर्व कर सकता है। स्टार्टिंग के 4 डिग्री के डिफ्लेक्शन एंगल तक सब लगभग सेम होते हैं, उसके बाद में डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑल इज दी आंसर। अगला सवाल, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्सेट साइन, वर्जिया, वर्जिया। द वर्सेट साइन ऑफ अ कर्व इज, क्या होता है भैया वर्स साइन? तो यही आपका सर्कुलर कर्व है, ये लॉन्ग कॉर्ड अगर है तो वर्स साइन क्या होगा, जल्दी बताइए। सी द डिस्टेंस बिटवीन अपेक्स ऑफ अ कर्व एंड मिड पॉइंट ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, तो ये जो डिस्टेंस होती है दिस इज कॉल्ड वर्स साइन। ठीक है, अगला सवाल, चलिए जिनको सर्वे से डर लग रहा था वो अब एफएम पर आ जाइए। आई थिंक आई नीड टू रिवाइज सर्वेइंग क्वेश्चन। इस सेशन का यही मेन मकसद भी है, आपको टॉपिक मालूम चलते हैं कि इतने इजी टॉपिक में भी अगर कहीं कहीं दिक्कत आ रही है, मतलब उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो क्या आंसर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर होता है, ये भी सही बात है, ये गलत बात है, ये भी गलत बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी 1 and 2, 1 and 2। ठीक है भैया, 1 and 2। ठीक है, अगला सवाल, लीजिए भैया ये आ गया आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन। नहीं, गेज प्लस माइनस दोनों नहीं होता, याद रखिएगा। मतलब जब हम लोग स्ट्रिक्टली स्पीकिंग गेज प्रेशर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक के ऊपर, निगेटिव वाले का मतलब होता है वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल्स टू निगेटिव गेज प्रेशर आप बोल सकते हो। A hydraulic press has a ram of 300 mm diameter and a plunger of 45 mm। ठीक है, इनफैक्ट ये कल ही किसी ने पूछा था, तो मैंने कल ही इसका जो आपको ये बताया था, याद है? चलिए, तो a hydraulic press has a ram of 300 mm diameter and a plunger of 45 mm diameter. When the force applied at the plunger is 50 Newton, the weight lifted by the hydraulic press will be।
तो इधर जो है वो W वेट लग रहा है और इधर आपका क्या है, F फोर्स लग रहा है। अब हम क्या बोलते हैं, पास्कल के लॉ से कि दोनों साइड में इस जगह पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, तो W अपॉन कैपिटल ए बराबर हो जाएगा F अपॉन स्मॉल ए। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। कैपिटल ए को लिखोगे पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर, ए को लिखोगे पाई बाई 4 स्मॉल डी स्क्वायर, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा F इंटू डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल डी स्क्वायर। तो फोर्स कितना दिया हुआ है आपको, 50 न्यूटन, और डायामीटर कितना दिया हुआ है, 300 और 45। सॉल्व कर लीजिए भैया, और इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। ठीक है, क्या आंसर आया आप लोगों का, तो 2223 न्यूटन, बी इज द आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल देख रहे हैं कितना खतरनाक है, आंसर छोटू सा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब चालू रखिएगा भैया। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका, तो आंसर होगा ए। अब देखो इस पूरे पैराग्राफ ने उसने आपको पूरा ब्लड प्रेशर का सिस्टम समझा दिया, वो अपर और लोअर वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। पहले सवाल पढ़ लो, फिर डायग्राम देख लेना, या ऑप्शन बाद में देख लेना, पहले सवाल देख लो। पढ़िए क्वेश्चन। अच्छा, बायो खत्म भी हो गई, बहुत बढ़िया। वो टाइमिंग वगैरह भी सबको थोड़ा सा दिक्कत है, और फिर बाद में पढ़ लेते हैं। हाँ जी, आया किसी का आंसर, जल्दी बताइए। द फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑयल पाइप विद अ मैनोमीटर अटैच्ड। ये कोई ऑयल पाइप है, तो भैया इस वाले पाइप में कुछ ऑयल जो है वो फिल्ड है यहाँ तक, ये कुछ ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, और दूसरे पाइप में क्या है आपका, मरकरी। ऑन द राइट साइड ऑफ द मैनोमीटर द मैनोमीटर फ्लूइड इज इन कॉन्टेक्ट विद ऑयल। यहाँ पर फ्लूइड जो है वो मरकरी के कॉन्टेक्ट में। द ऑयल हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.85 दे रखी है। एंड द मैनोमीटर फ्लूइड हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.5। तो मरकरी नहीं है यहाँ पर, ये कुछ और है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 है। व्हाट इज द गेज प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द पाइप इफ HM इज 10 सेंटीमीटर एंड H0 इज 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ये वाली वैल्यू 5 सेंटीमीटर। आंसर करो आंसर, ये इमोजीज बाद में बना लेना, आंसर करो जल्दी से। क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, आपका मालूम है इस साइड पर लेफ्ट का प्रेशर बराबर राइट का प्रेशर कर देना। लेफ्ट प्रेशर इज इक्वल्स टू राइट प्रेशर। तो लेफ्ट का प्रेशर क्या होगा, रो GH। तो स्किप क्यों कर रहे हो भैया, आंसर आ तो रहा है बच्चों का।
ना इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो, लेकिन करिए भी तो। चलिए, तो मुझे करना पड़ेगा लगता है। तो भैया आपके पास हो जाएगा ये ρ1GH1, ρ1GH1 लेफ्ट साइड का ρ1GH1 हो जाएगा। और राइट साइड में देखो यहाँ से ये ऊपर का इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, जितना प्रेशर सेंटर पर उधर, तो उधर हो जाएगा प्रेशर PA प्लस ρ2GH2। ठीक है, तो इसको ρ1 को क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख लो सीधे सीधे, किलो न्यूटन में है ना। ठीक है, तो ρ1G को आप लोग लिखना, क्या कहते हैं इसको, S1 कितना 1.5। ठीक है, और ρWG कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ρWG माइनस ρ2GH2 को इधर ले जाओ, तो ρ2 की जगह पे क्या आ जाएगा 0.85, और H2 कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.05, और ρW इंटू जी बाहर हो जाएगा, तो गामा W की वैल्यू रख देना 9.81 और इजिकल्स टू आ जाएगा PA। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना रहेगा, इसको आपको सॉल्व करना रहेगा भैया। तो 0.15 माइनस 5 की गुणा तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, तो भैया अब आपको सारी कैलकुलेशन करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है आपने, बाकी सब तो हो ही जाएगा। नाइन 9.81 को चलो आप थोड़ी देर को लिए 10 भी मान लोगे, तो उससे भी आपको काफ़ी अप्रोक्सीमेशन में हेल्प मिलेगी। तो कीजिएगा इसको, और आप देखेंगे कि आपका आंसर कितना आएगा। ये जो वैल्यू आएगी वो आ रही है आपके पास आपके अकॉर्डिंग 1.05, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सवाल तो ये सिंपल ही था, बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। लो भैया वन लाइनर भी ले लो, सिंपल वाला, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कैलकुलेशन में, तो ये सिंपल वाला भी कर लो। आया किसी का इसका आंसर? वेट कर रहा हूं भैया आपके आंसर का। कुछ बच्चों के आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो देखिए बेटा, ये होता है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर बराबर बताया था आपको 10.33 मीटर ऑफ वाटर, 760 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फॉर अ वैक्यूम प्रेशर ऑफ 4.5 मीटर। वैक्यूम प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर से कम, तो यहां तक। तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4.5 मीटर। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, यहां पर प्रेशर कितना बचा, 10.33 माइनस 4.5, तो 5.83। 5.83 नहीं है तो 5.81 ही ले लो फिर। आंसर इज ए, आंसर इज ए। समझ गए? तो वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट बहुत अच्छा सवाल था कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के लिए। अगला सवाल, कई बार इस तरह के सवाल एग्जाम में गड़बड़ कर जाते हैं कि बॉर्डन गेज प्रेशर, अब मालूम नहीं होता है, कभी कभी तो लगता है यार यहाँ पे गेज प्रेशर लग रहा है तो गेज प्रेशर ही मेज़र करता होगा, बट कभी कभी गलत भी हो जाता है। खैर इसका आंसर यही है, बॉर्डन गेज प्रेशर ही मेज़र करता है। तो एब्सोल्यूट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कितना प्रेशर है ये, इसलिए इसका आंसर तो गेज प्रेशर ही है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में गलती हो जाती है, जो पढ़ के लगता है वो होता नहीं है, आंसर कुछ और ही होता है। अगला सवाल,
इसका आ गया आंसर। द डिफरेंस इन प्रेशर हेड measured by a mercury water differential manometer for 20 centimeter difference of mercury will be। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का 2.72 आ रहा है आंसर, कुछ का 2.52 आ रहा है। अरे यार ये तो आपको मैंने वेंचुरी मीटर में भी बताया था कि जो प्रेशर हेड H होता था, प्रेशर डिफरेंस, ये क्या होता था P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, और इसकी वैल्यू क्या होती थी x इंटू S2 अपॉन S1 माइनस 1, याद है। तो जो रीडिंग आपको दे रखी है मरकरी की, मरकरी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर की, ये आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो 20/100, और मरकरी के लिए 13.6 था, वाटर के लिए 1 हो जाएगा -1, तो 20/100 गुणा 12.6 कर दीजिएगा, तो यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, $2.52 मीटर, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गेट में 400 रैंक लाना आसान नहीं है। शायद, मे बी। बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं चल रहा है आज। टफ क्वेश्चंस कराओ, अपनी तैयारी सॉलिड कर रहे हैं, हमारी बेकार। अच्छा, एमजे कह रहे हैं टफ कर। चलो, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग, बिल्कुल सही बात है, बैरोमीटर। याद रखना बेटा, टफ क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए नहीं होते हैं, टफ क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने के लिए होते हैं। एग्जाम में सिलेक्शन हमेशा इजी क्वेश्चन से होता है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम हमेशा ऐसा बनता है कि कभी भी आपको 100% करने का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे इस बार एसएससी जेई में भी आपने देख लिया होगा। तो जो मैं हमेशा बताता हूँ कि पहले वही करो जो आपको अच्छे से आता है, उसी में कई बार पूरा टाइम निकल जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, टफ क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है। मेन है कि आपको इजी क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के आते हों। कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम ही नहीं होती कई सारे सब्जेक्ट में, जैसे हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, सर्वे के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े फॉर एग्जांपल, और मान लो वहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो वहीं आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो in a wide rectangular channel the normal depth is increased by 20%, this would mean an increase in the discharge of the channel nearly। अरे वाह, क्या बात है, ये सब क्वेश्चन आपको आते हैं। ये इसका आंसर बहुत मतलब कर रखा है क्या आप लोगों ने सवाल पहले। तो देखिए, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए आपको बताया था m बराबर क्या होता है y, तो डिस्चार्ज बराबर क्या था आपके पास, मैनिंग कांस्टेंट, मैनिंग से कर दो चाहे उससे, तो m की पावर 2/3 इंटू आई की पावर क्या हो जाएगा, हाफ। तो q जो हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू, a को लिख सकते हैं आप vy अपॉन n, और इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 2/3 इंटू आई की पावर हाफ लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से q इज इक्वल्स टू हो जाएगा b अपॉन n इंटू वाई की पावर 5/3 और इंटू आई की पावर हाफ। अब सब कुछ अगर कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो q प्रोपोर्शनल टू वाई की पावर हाफ 5/3, तो q2 अपॉन q1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y2 की पावर 5/3 अपॉन y1 की पावर 5/3। अब क्या करना, दोनों साइड से 1 माइनस कर देना, तो q2 अपॉन q1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू y2 की पावर 5/3 माइनस y1 की पावर 5/3 अपॉन y1 की पावर 5/3।
और फिर दोनों साइड में, अब देखो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेप्थ को आपने 20% बढ़ाया तो y2 को लिख देना 1.2 और y1 को लिख देना 1, सीधे सीधे y2 को 1.2 और इसको ले लेना केवल 1, तो 1.2 की पावर 1.2 की पावर 5/2 -1 और अपॉन 1, यही होगा। अब इसको कैसे करेंगे 1.2 की पावर 5/2, तो 1.2 की पावर 5/2 को लिख सकते हो 1.2 की पावर 2.5, इसे लिख सकते हो आप 1.2, कैसे करेंगे इसे, 2.5 लिख के तो काम चलेगा नहीं, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1.2 की पावर हाफ और इस पूरे की पावर 5 और इस पूरे की पावर हाफ, तो इसको लिखोगे आप 1.2 का स्क्वायर यानी कि 1.44, फिर 1.2 का स्क्वायर यानी कि 1.44 इंटू 1.2 और ये पूरा अंडर रूट में ऐसे लिखा जा सकता है। रेक्टेंगल चैनल के फॉर्मूले से ही कर रहे हैं, लेकिन वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है ना, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। अभी देखते हैं डिफरेंशिएट वाले से भी करते हैं, वेट कीजिए, ठीक है। एग्जैक्ट तरीका ये होता है, डिफरेंशिएट वाले से कई बार क्या होता है आंसर सही नहीं आता है। आपको याद होगा मैंने एफएम में करवाया भी था इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले से। तो अब ये कैलकुलेशन में आप फंसोगे यहाँ पर, अब तो फिर अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट तरीका ये होगा, इसका करने का तरीका ये होगा। अब क्या करें, ठीक है, तो तरीका ये होगा करने का। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू आप लिख लीजिएगा सम कांस्टेंट K इंटू वाई की पावर 5/3, ठीक है, ये लिख लेंगे आप। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो dq बराबर कितना हो जाएगा 5/3 और इंटू, इनफैक्ट यहाँ पर सीधे सीधे एक रूल भी है जो आपको बताया गया था, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2/3। रूल ये था कि y में, और यहाँ क्या रहेगा आपके पास ये dy आ जाएगा, तो दोनों साइड में अगर मैं q से यानी कि k इंटू वाई की पावर 5/3 से डिवाइड कर दूं तो dq अपॉन q इंटू 100 इज इक्वल्स टू जाएगा 5/3 इंटू dy अपॉन वाई इंटू 100, ठीक है। अब ये कितना दे रखा है आपको 20%, तो 5/3 इंटू 20, तो 20 पंजे 100/30, ठीक है। अब इत्तेफाक से यहाँ से तुम्हारा आंसर जो है वो सही आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू आएगी लगभग 33, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ा कम ही आती है, तो यहाँ से आपका आंसर सीधे सीधे आपका ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, ठीक है, 36%, ठीक है, इस तरह से। लेकिन एग्जैक्ट तरीका जो होता है वो यही होता है, एग्जैक्ट तरीका जो है ये आता है। तो दोनों तरीके से कर लीजिए अप्रोक्स। देखो अगर ऑप्शन जैसे हमने देख लिया कि ऑप्शंस अगर काफ़ी दूर दूर हैं तो आप डिफरेंशिएशन वाले तरीके से कर दो ऐसे, और अगर ऑप्शन आपके काफ़ी क्लोज होंगे तो फिर आपको ये एग्जैक्ट तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। When the water in a channel is flowing at a critical velocity, क्या होगा, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है और डिस्चार्ज क्या होता है आपका मैक्सिमम, डिस्चार्ज क्या होता है मैक्सिमम। अगला सवाल,
A large tank open to the atmosphere is filled with water to a height of 5 meters from the outlet tap. A tap near the bottom of tank is now open and water flows out from the smooth and rounded outlet. Determine the maximum value. अरे तो इजी हो जाएगा, ऑरिफिस का क्वेश्चन है, ये क्या बन गया? अब राउंडेड स्मूथ आउटलेट है तो आप CV की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 1, तो सीधे सीधे √2GH। तो लगभग लगभग 10 के आसपास आंसर आएगा, तो आपके पास सीधे सीधे ये क्या रहेगा? बी आंसर 9.9। ठीक है, बाकी √2G कितना होता है? 4.429, 4.43। ये वैल्यू आप लोग याद ही रख लो, 4.43 बहुत काम की है। और √5 जो होता है वो 2.2 होता है, 2.2 एग्जैक्ट होता है 2.24। अगला सवाल, कैलकुलेट द राइज ऑफ क्राउन विद रेस्पेक्ट टू एजेस फॉर अ सीमेंट कॉन्क्रीट रोड ऑफ 10 मीटर। तो 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर। हाँ जी, स्लोप कितना होता है? सीमेंट कंक्रीट के लिए हम लोग कैम्बर कितना देते हैं? 1/50। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 यानी कि 0.1, 0.1 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, W/2n से भी कर सकते हैं। तो हमने सर्वे में भी आपका लेबलिंग कर लिया, कंपास सर्वे कर लिया, चेन सर्वे कर लिया, कल माइनर इंस्ट्रूमेंट भी कर लिया, आज कर्व्स भी कर लिया। तो आपको पता भी नहीं चला, हमने मिक्स क्वेश्चन में 5 जो है चैप्टर आपके सर्वे के ख़त्म कर डाले। इसी तरीके से रेलवे में हमने बैलास्ट पढ़ लिया, स्लीपर पढ़ लिया, जो स्टार्टिंग का पहला चैप्टर था वो पढ़ लिया। आज उसमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन वाला आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ वो इस तरीके से लेके चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा उसमें आपका कंफर्म मतलब थोड़ा थोड़ा कवर होता रहे। ठीक है, चलिए ना, इफ अ वर्टिकल समिट कर्व इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 ग्रेडियंट +2.5% एंड माइनस का 3%, व्हाट इज द डेविएशन एंगल? डेविएशन एंगल तो याद रखिएगा, डेविएशन एंगल भैया हमेशा क्या होता है? n1 - n2 कर देते ना आप ग्रेड। तो फाइनल माइनस इनिशियल करो या इनिशियल माइनस फाइनल करो, डिफरेंस लेना है और उसका मॉड्यूलस तो कितना हो जाएगा? 2.5%। अब याद रखिएगा परसेंटेज में रखना है आपको। तो 2.5 माइनस माइनस का 3 कितना हो जाएगा? 5.5%। ये आपका हो जाएगा चेंज। देखो ये कर्व इस तरीके से राइज कर रहा था, तो इसकी जो टेंजेंट का स्लोप कहीं पर भी हम लोग ले लें, फॉर एग्जांपल ये, और फिर यहाँ पर क्या है? एक डिक्रीजिंग कर्व है इस तरह से। तो ये जो कर्व है वो आपका +2.5% है, ये कितना है आपके पास? माइनस का 3% है। तो अब इस पॉइंट पर इसकी जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप, तो यहाँ से ये एंगल जो है डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा। तो डेल्टा बराबर क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ n1 - n2, सिंपल सा। और फिर सुबह का भी हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपके पास जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए बस आप लगे रहिए और जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ आप लोग साथ साथ करते रहेंगे तो आपका एग्जाम तक हर एक सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। A vehicle has a wheelbase of 6 meter. What is the off tracking while negotiating a curved path with a mean radius 30 meter?
तो कोई व्हीकल होता है जो यहाँ पर तो सीधे सीधे चल रहा होता है, जब वो कर्व पर आता है तो इस तरह से हो जाता है ना, रिजिड व्हील की वजह से। तो इसका कुछ पोर्शन ट्रैक से बाहर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ ट्रैकिंग। और इस ऑफ ट्रैकिंग की वजह से क्या करना पड़ता है हमें, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो दो वजह से एक्स्ट्रा वाइडनिंग करनी पड़ती थी रोड की, एक तो क्या ऑफ ट्रैकिंग की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से, साइकोलॉजिकली। तो ये क्या होता था, पर लेन हमारे पास NL²/2R होता था। बट यहाँ पर क्योंकि एक ही लेन है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपके पास L²/2R। L क्या होता था, लेंथ ऑफ व्हील बेस, ठीक है, जो आपको कितना दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर 36/2, और रेडियस कितनी है भैया आपके पास, मीन रेडियस है 30 मीटर। तो 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 0.6 मीटर इज दी आंसर। ठीक है, अगला सवाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। अब देखिए सुपर एलिवेशन पे ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। पहले आपसे सुपर एलिवेशन डिजाइन करने का क्वेश्चन दिया, ठीक है, वो गया। दूसरे में 225 वाला फॉर्मूला आया। अब यहां पर आया तो डिजाइन करने के आपको मैंने फंडे बताए थे कि पहला कॉन्सेप्ट ये लगता है कि सुपर एलिवेशन को 75% स्पीड के लिए डिजाइन करते हैं। अब यहां से जो सुपर एलिवेशन है वो 7% से कम आना चाहिए। अगर ये 7% से ज़्यादा आता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, E+F इज इक्वल्स टू 100% स्पीड के लिए ठीक है, इसके लिए अब यहां से F की वैल्यू निकालते हैं और इट शुड बी 0.15, और E की वैल्यू कितना रखते हैं 0.0, मतलब सुपर एलिवेशन मैक्सिमम। तो सुपर एलिवेशन मैक्सिमम रखते हुए, वेलोसिटी मैक्सिमम रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, F की वैल्यू निकालते हैं। अब मान लो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, मतलब F की वैल्यू क्या आ गई 0.15, मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन फ्रिक्शन आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हैं पॉइंट। तो आपने क्या कर दिया, सुपर एलिवेशन को भी 100% यूज़ कर लिया, आपने फ्रिक्शन को भी 100% यूज़ कर लिया। तो अब आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, आप क्या कर देंगे, वहाँ पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन का बोर्ड लगा देंगे, भैया इससे ज़्यादा स्पीड पे मत चलो। ठीक है, तो E की वैल्यू 0.07, F की वैल्यू 0.15 रखते हुए आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, अलाउएबल स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सारी वैल्यूज आप रखते हुए क्या करेंगे, तो V² बराबर हो जाएगा 0.07 प्लस 0.15 इंटू 127, और R की टर्म में निकालना है ना हमें, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास R, और फिर क्या कर दीजिएगा, इसका ले लीजिएगा आप अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो 2.2 हो जाएगा क्या, 2.2 इंटू 127, ठीक है। तो कितना आ रहा है आंसर आपके पास, बहुत बढ़िया, हाँ LMRC 2018 में आया हुआ है। तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा इसका ये है आपका A। चलिए अगला सवाल, हाँ जी, क्या फॉर्मूला होता था इसका, तो L बराबर इसका फॉर्मूला याद रखिएगा न्यू, ठीक है, जहां न्यू आपका क्या हो जाएगा ग्रेडियंट, E क्या हो जाएगा सुपर एलिवेशन, मतलब N क्या हो जाएगा
ई तो आपका सुपर एलिवेशन हो गया। डब्ल्यू जो रहेगी विड्थ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी है तो न्यू में आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई कर दीजिएगा। ये सब कर रखा है इन लोगों ने, सब कर रखा है पहले से। तो ये न्यू वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। एन जो बताता है वो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन बताता है, तो एन की वैल्यू 120 हो जाएगी। ई की वैल्यू जो है वो 1/15 यानी कि 1/15 हो जाएगी। और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 12। ये वैल्यू आप 12 रख देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है भैया, तो न्यू फॉर्मूला लगाइएगा, ओल्ड मत लगाइएगा, ठीक है। न्यू फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। भैया ये लाइक की जगह डिसलाइक कर दे रहे हो क्या? लाइक ही करना है वाल को, डिसलाइक नहीं करना है। सर अभी करके दे रहे हैं, टेबल याद है 20 तक, जल्दी डिवाइड हो जाता। अरे वाह भैया, पहाड़ याद करने पड़ेंगे अब तो, फिर 20 तक है, सही है। चलिए, ये देखो शुरू हो गया मजाक करने। अब ये मजाक मत करो, एक दूसरे की देखा देखी, हटाओ इन्हें। चलो अगला सवाल। वो फॉर्मूले की जगह मैं लॉजिक से भी करता था उस क्वेश्चन को, वो लॉजिक एकदम इस समय वन इन 15 का सुपर एलिवेशन हमें देना था। चलिए, अ वर्टिकल समिट कर्व इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रेडियंट +5% -5%. The length of summit curve needed to provide a stopping side distance of 100 मीटर। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपके पास 100% हो जाएगी। एन क्या हो जाएगा, 5 माइनस माइनस का 5 बराबर 10%, ठीक है, यानी कि 0.1। हाँ जी, आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। तो पहले तो इसमें आपको एजम्पशन मानना पड़ेगा कि लेंथ जो है वो आपके पास एसएसडी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा होता था तो लेंथ का फॉर्मूला आपने बताया था मुझे, NS² / 4.4 होता है। तो 0.1 × 100 × 100 और अपॉन 4.4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ रहा है आपके पास, 227.27। अब ये वैल्यू आप देख लो कि एस से ज़्यादा ही आ रही है, इसका मतलब आपका एजम्पशन ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत बार पूछा गया है, ईएससी में, और हर बार जनरली अजम्पशन आपका क्या होता है, सही ही होता है। अगर अजम्पशन सही नहीं होता तो फिर क्या करते, 2s - 4.4/n करके आप लोग इसका आंसर निकाल ले लेते। अगला सवाल, तो व्हाट डू यू मीन बाय अ स्लीपर डेंसिटी M+7 इन रेलवे इंजीनियरिंग? तो नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेल इन मीटर्स +7। आंसर इज सी। अगला सवाल, द गेज विड्थ इन मीटर फॉर ब्रॉड, स्टैंडर्ड एंड नैरो गेज रेस्पेक्टिवली। हाँ जी, कितना? आ गया सभी का आंसर? तो ये वैल्यू सबक आपको याद ही रहती हैं। तो 1.676, 1.435 एंड 0.762। अगला सवाल, what will be the radius of curvature in meter for a transition length
फॉर अ 3.5 डिग्री कर्व फॉर अ हाई स्पीड ब्रॉड गेज लाइन। इनर पीस बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। हाँ जी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना पूछें। तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, डी बराबर 1750/r, वहाँ 1720, यहाँ पे 1750। ठीक है, तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लीजिएगा 1750/d करके। तो कितना आंसर आ रहा है आपका 500। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अब ध्यान दीजिएगा, पहिए की क्या कर रखी थी आप लोगों ने, कोनिंग। पहिए की आपने क्या कर दी, कोनिंग। अब इसको कहाँ टिकाना है, पहिए को रेल पर। तो रेल पर टिकाना है, तो रेल क्या है, आई सेक्शन। तो उसके लिए आई सेक्शन को टिल्ट कर दिया। तो ये हो गई कोनिंग, इसको कर दिया हमने कैंट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका स्लीपर होगा, स्लीपर को थोड़ा सा क्या करते हैं, ढाल देकर बनाते हैं। ठीक है, स्लीपर को ही ढालू बना देते हैं। तो मैंने कभी इस रेलवे स्लीपर में इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था, जब पढ़ा था तो फिर। ठीक है, तो इस कोनिंग को सपोर्ट करने के लिए रेल को ही सपोर्ट टेढ़ा कर दिया जाता है। रेल को टेढ़ा करके बनाएंगे तो उसको सपोर्ट करने के लिए स्लीपर को। तो जो आरसीसी के हैं, कंक्रीट के, उनको तो इस तरीके से बना दिया जाता है, और लकड़ी वालों को क्या करना पड़ता है, छीलना पड़ता है। तो ये कोनिंग समझ गए, कैंटिंग समझ गए, और इसको क्या बोलते हैं, एडजिंग। एजिंग एडजिंग जो समझो। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। ठीक है, आंसर इज डी। अगला सवाल, इन रेलवेज मोस्ट सीवियर ग्रेडियंट, सबसे खतरनाक ग्रेडियंट कौन सा होता है। शिव कुमार जी, अभी मैंने नाम लिया, केवल उसमें वुडन में नहीं होता है, आरसीसी में भी होता है, उनको उस ढाल पर बनाया जाता है। सिलेक्शन के बाद मुरादाबाद जाएंगे ट्रेन से, बिल्कुल वेलकम। तो याद रखिएगा, पुशर ग्रेडियंट। पुशर ग्रेडियंट में क्या होता है कि एक्स्ट्रा लोकोमोटिव या एक्स्ट्रा इंजन लगाना पड़ता है गाड़ी को खींचने के लिए। ठीक है, मोमेंटम ग्रेडियंट क्या होता है, गाड़ी दूसरे स्पीड में आती है तो मोमेंटम की वजह से कैरी कर जाती है। ठीक, एक्सेप्शनल तो एक्सेप्शनल होता ही है। अगला सवाल, ग्रेडियंट मतलब बेटा जिस डायरेक्शन में गाड़ी आपकी, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस, कार हो, रोड हो या रेलवे हो, जिस साइड में आप जा रहे हैं उस साइड का जो ढाल होता है वो ग्रेडियंट कहलाता है। तो ये भी सबको आता है आपको। क्या आंसर होगा इसका, सुपर एलिवेशन। तो 1.315 बिल्कुल सही बात है। कैसे किया आप लोगों ने, तो E बराबर भैया हम लोगों ने पढ़ा था GV²/127R, ये फॉर्मूला होता था। अब आपसे पूछा किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, तो गेज को सेंटीमीटर में रखो, नहीं तो गेज को आप मीटर में रख के 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ब्रॉड गेज के लिए क्या, ब्रॉड गेज, तो ब्रॉड गेज के लिए आप क्या करेंगे, ई की वैल्यू कितनी रख देंगे, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, 1.676। अब ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये V² और अपॉन क्या रहेगा आपके पास 127R। जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ये वैल्यू आपके पास आएगी 1.315 कैपिटल V² अपॉन
आर। ठीक है, अब देखो भैया समझदारी, ब्रॉड गेज के लिए आपसे पूछ चुका है, ब्रॉड गेज के लिए आपसे पूछ चुका है, तो ट्रिक बस एक ही जगह पर लगेगी, वो ये कि यहाँ पर ये वाला तो एलिमिनेट कर दोगे आप, v अपॉन आर होना चाहिए v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होगा और तो कुछ नहीं। ठीक है, तो बाकी गेज के लिए आप क्या करेंगे, खुद से बना के रख लीजिएगा फॉर्मूला, कभी आगे पूछ ले तो। अगला बताइए, हाँ देखो बिल्कुल, अच्छा देखो, हाँ मैंने जो बताया था आपको एक तरीका, कल परसों भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, इस टर्म को देखो, इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक है, तो ना तो ये है ना ये है, इन दोनों में से एक होगा। अब डायमेंशनली देखो, यहाँ v स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो आंसर क्या बचा, ये बचा। तो ये ट्रिक कल परसों मैंने आपको बताई थी, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी इसको हो सकता है। जिनको याद है ठीक है, नहीं याद है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। परमिसिबल सेटलमेंट इज रिलेटिवली हायर इन, तो किस में ज़्यादा हायर होता है, किले में पहली बात तो सैंड वाले ऑप्शन तो आप वैसे ही हटा दो। ठीक है, और राफ्ट में आप क्या कर सकते हैं, सेटलमेंट ज़्यादा अलाउ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। कितना होता था आपके पास ये, किस में है भैया, किले में। किले में कितनी वैल्यू थी इसकी, राफ्ट की, किले में 65 से 100। ठीक है, सही जवाब, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, Tarzagi's equation for ultimate bearing capacity for a strip footing may be used for square footing resting on pure clay soil with the correction factor। तो प्योर क्ले के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, नेट तो दिया, चलो कोई बात नहीं, तो CNC प्लस QU बराबर होता था CNC प्लस गामा DF NQ प्लस हाफ गामा B N गामा। प्योर क्ले है तो इसकी वैल्यू तो आप क्या देंगे, 0। यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास CNC प्लस गामा DF। अब नेट नहीं बोला है, अगर नेट अल्टीमेट की बात कर लेंगे तो ये केवल CNC बचेगा, ये वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो स्क्वायर के लिए यूज करना है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.3 से, तो फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 1.3। आंसर इज डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, फाई इज इक्वल टू 0 के लिए तरजागी बियरिंग फैक्टर कितने होते थे, तो ये तो पहले से ही मैच कर गया, NC 5.7 NQ1 N गामा 0। आंसर सी। अगला सवाल, और ये आपका अंतिम सवाल, द कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑफ फ्लेक्सिबल फुटिंग। फ्लेक्सिबल फुटिंग का क्या रहता था, कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, तो आई होप आपको अब पूरी स्ट्रेटजी क्लियर चल रही होगी कि हम लोग किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। काफ़ी पोर्शन रेलवे का, हाईवे का, सर्वे का ऑलरेडी इस मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में कवर हो चुका है। कुछ सब्जेक्ट आपके शाम वाले स्लॉट में हो जाएंगे,
और ऐसे सब्जेक्ट जिनके क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूँ, जैसे आरसीसी, स्ट्रक्चर, स्टील, सोम, ठीक है, वो सब ऑलरेडी मैंने आपको इतना पढ़ा रखा है और उनको हम दिन में जो क्लासेस लागू चलाएंगे उसमें हो जाएगा, ठीक है। अब आपका काम है कि इस वाले सेशन को देखो, शुरू में 2-3 क्लासेस में आपको लगा होगा या लगता है कि यार मिक्स क्वेश्चन ना रैंडमली चल रहे हैं, एक क्लास नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि मिक्स्ड क्वेश्चन का जो सेशन है वो बहुत सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, तो ये क्लासेस आपने मिस नहीं करनी है। लाइव आ सकते हो, लाइव आ जाओ, लाइव नहीं आ सकते हो तो चाहे ऑफलाइन देखो, बट डेली इस क्लास को देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सारे लेक्चर एक सीक्वेंस में चलेंगे और अभी भी कम से कम 30 क्लासेस, अगर 30 नहीं तो 25 मिक्स प्रैक्टिस की क्लासेस चल भी जाएंगी, तो सोचिए आप 25 क्लासेस के थ्रू आप 4-5 सब्जेक्ट पूरे बहुत अच्छे तरीके से आपके इसमें रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सॉइल के क्वेश्चंस आपको इसमें रेगुलरली मिल रहे हैं, एफएम के क्वेश्चन रेगुलरली मिल रहे हैं, ओसीएफ हाइड्रोलिक मशीन के क्वेश्चन रेगुलरली मिल रहे हैं, सर्वे, हाईवे और रेलवे। तो अगर ये 5-6 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे इस पर्टिकुलर बैच में, तो अपने से बहुत कुछ नहीं भी करोगे तो 5-6 सब्जेक्ट के आप लगातार टच में रहोगे।